अच्छा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, पहले ही बोल देते हैं कि ENVS एग्ज़ाम को लेके आप लोग अननेसेसरीली पैनिक मत कीजिए, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन का डेट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। जब भी फाइनलाइज होगा आप सबको खबर मिल जाएगा, आप सबको नोटिस भेज दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। तो उसको लेके अननेसेसरीली पैनिक मत कीजिए और अननेसेसरीली हमको फ़ोन मत कीजिए, क्योंकि मेरे पास कोई आंसर नहीं है। अभी तक हम लोग डेट फाइनलाइज नहीं किए हैं। जब भी फाइनलाइज होगा आप सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अच्छा, तो आज का क्लास में हम लोग जिस विषय को लेके डिस्कशन शुरू करेंगे वो है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो आप लोग नोट कर लीजिए आज का टॉपिक, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। अच्छा, तो इकोलॉजी या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तुविद्या, और इकोसिस्टम्स जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तुतंत्र या फिर पारिस्थितिक तंत्र। इकोसिस्टम को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं वास्तुतंत्र या फिर पारिस्थितिक तंत्र। तो पहले हम लोग इकोलॉजी या फिर वास्तुविद्या इस शब्द का मतलब समझेंगे। ये जो शब्द है इकोलॉजी, ये दोनों ग्रीक शब्दों को मिलाकर बनाया गया है, और दोनों ग्रीक शब्द हैं ओइकोस और लोगोस। दोनों ग्रीक शब्द हैं ओइकोस और लोगोस। ओइकोस का मतलब है घर, होम, और लोगोस का मतलब है स्टडी। तो इन दोनों शब्दों को मिला के इकोलॉजी शब्द का निर्माण किया गया था। तो ओइकोस और लोगोस, इन दोनों शब्दों को मिला के इकोलॉजी शब्द का निर्माण किया गया था। और अर्नस्ट हैकेल पहली बार इस शब्द की इस्तेमाल किए थे। ये सब नोट कर लीजिए। अर्नस्ट हैकेल, हम नाम लिख दे रहे हैं, अर्नस्ट हैकेल, EARNST, अर्नस्ट हैकेल, HAECKEL, अर्नस्ट हैकेल पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था। तो अभी समझना यह है कि इकोलॉजी का मतलब क्या है। तो हमारे पर्यावरण में हम लोग ये देखे हैं कि सजीव और निर्जीव उपादान दोनों ही उपस्थित हैं, और कोई भी उपादान का अस्तित्व दूसरे के साथ इंटरैक्शंस का अलावा संभव नहीं है। तो इकोलॉजी या फिर वास्तुविद्या में हम ये सब इंटरैक्शंस के बारे में जानेंगे कि कैसे एक सजीव उपादान सिर्फ दूसरे सजीव उपादानों के साथ नहीं, सिर्फ दूसरे सजीव उपादान का साथ भी इंटरैक्शंस करते हैं, और जो निर्जीव उपादान हैं उनके साथ भी इंटरैक्शंस करते हैं। तो इन इंटरैक्शंस के बारे में जानना ही इकोलॉजी है। तो इकोलॉजी मतलब विज्ञान का एक ऐसे शाखा है जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि हमारे पर्यावरण और प्रकृति में जो सजीव और निर्जीव उपादान हैं, जो जीवज और निर्जीव उपादान हैं, वो एक दूसरे का साथ इंटरैक्शंस करके कैसे अपना अस्तित्व को ठीक रखते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। मतलब इट डील्स विद द इंटरैक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, of the living organisms, not only with other living organisms but also with their non-living environment। तो इकोलॉजी का डिस्कशन का बाद हम लोग आ जाएंगे इकोसिस्टम में। हम लोग आ जाएंगे इकोसिस्टम या फिर जिसको बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। इकोसिस्टम या फिर जिसको बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। इकोसिस्टम जो शब्द है, प्रोफेसर आर्थर टैंसले द्वारा ये शब्द पहली दफ़ा यूज़ किया गया था। तो ये नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर आर्थर टैंसले। हम नाम लिख दे रहे हैं आर्थर टैंसले। अच्छा, ARTHUR, आर्थर टैंसले, TANSLEY। अच्छा, प्रोफेसर आर्थर टैंसले पहली दफ़ा इस शब्द की इस्तेमाल किए थे। तो ये इकोसिस्टम का मतलब क्या है? तो जैसे हम लोग अभी बोल रहे थे कि इकोलॉजी में जैसे हम लोग
एक सजीव और निर्जीव उपादान ये एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्शंस करते हैं, इनको लेके हम लोग जानेंगे। तो इकोसिस्टम में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट का साथ इंटरेक्शंस करके एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। तो कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट का साथ इंटरेक्शंस करके एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। सो इन इकोसिस्टम इज प्रैक्टिकली हाउ अ ग्रुप ऑफ interacting organisms which along with their environment operate as a system। अब सिस्टम मतलब सिस्टम का अलग अलग भाग रहेंगे उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहेंगे और वो सब एक साथ में काम करेंगे, उसी को हम लोग सिस्टम्स बोलते हैं। तो जैसे आप प्रकृति में देखिएगा कि जीवज उपादान है, फिर निर्जीव उपादान है। हाँ, तो ये सब जीवज और निर्जीव उपादान वो एक दूसरे का साथ तालमेल रख के काम करते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम, या फिर हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। अब ये जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम का हम लोग पहले इसका स्ट्रक्चरल फीचर्स जानेंगे और फिर इसका फंक्शनल फीचर्स जानेंगे। पहले इसका स्ट्रक्चरल फीचर्स जानेंगे और फिर हम उसका फंक्शनल फीचर्स जानेंगे। तो आप लोग पहले हेडिंग कर लीजिए, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम हम लिख दिए हैं, आप लोग देख लीजिए, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। अच्छा, तो इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स मतलब ये किससे मतलब कैसे किससे इसका निर्माण हुआ है, इसका स्ट्रक्चर में क्या क्या है, इसी को लेके हम लोग जानेंगे। तो पहले इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है उसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक है अजैविक घटक और दूसरी है सजीव घटक। तो पहला है अजैविक घटक और दूसरा है आपका सजीव घटक। अजैविक घटक का मतलब है वो निर्जीव है, अजैविक घटक का मतलब है वो निर्जीव है, और सजीव घटक का मतलब है वो जैविक है, वो जीवित है। अब पहले हम लोग इन अजैविक घटकों के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो अजैविक घटकों को हम लोग तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे। अजैविक घटकों को हम लोग तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला है अकार्बनिक यौगिक। तो पहला है अकार्बनिक यौगिक, जैसे मतलब जिसमें जो कोई जीवज वस्तु से जिसका उत्थान नहीं हुआ है, वो कोई निर्जीव वस्तु से ही उनका उत्थान हुआ है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये हो गया आपका अकार्बनिक यौगिक। फिर हो गया आपका कार्बनिक यौगिक। अब याद रखना है कि कार्बनिक यौगिकों के द्वारा ही हमारे जो शरीर है उनका गठन होती है, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और फिर जल वायवीय घटक या फिर जल वायवीय प्रणालियाँ, जैसे तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, स्थलाकृति। स्थलाकृति को हम लोग इंग्लिश में टोपोग्राफी कहते हैं। तो हम एक बार फिर से दोहराते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए ध्यान से। इकोसिस्टम की जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, या फिर हिंदी में हम लोग बोलते हैं संरचनात्मक विशेषताएं, संरचनात्मक विशेषताएं, उसको हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक है अजैविक घटक और दूसरा है सजीव घटक। अजैविक मतलब निर्जीव और सजीव मतलब जैविक। अच्छा, अब अजैविक घटकों को हम लोग तीन भागों में बांटेंगे। एक है अकार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन,
कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब वगैरह आ जाएंगे। और फिर हो गया आपका कार्बनिक यौगिक। जैसे हम पहले ही बोले हैं कि कार्बनिक यौगिक से ही हमारे शरीर का निर्माण होती है, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एट्सेट्रा। और फिर हो गया आपका जलवायवीय घटक या फिर जलवायवीय प्रणालियाँ, जैसे तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, स्थलाकृति एट्सेट्रा। अब हम लोग आ जाएंगे सजीव घटकों में। अब हम लोग आ जाएंगे सजीव घटकों में। और ये जो सजीव घटक हैं, इसको हम लोग 3 भागों में बांट देंगे, जैसे कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक मतलब जो वनस्पतियां हैं हमारे पारिस्थितिक तंत्र में, जो अपने खाना खुद बना सकते हैं प्रोटीन फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो सारी वनस्पतियां वो उत्पादक होंगे। उपभोक्ता मतलब जो प्राणी हैं, पशुएं हैं, जो अपना खाना खुद से तैयार नहीं कर पाते हैं, वो हो गया आपका उपभोक्ता। और तो वो कोई भी पशु हो सकते हैं उसमें जो अपनी खाना नहीं बना सकते हैं, जैसे वो प्राथमिक उपभोक्ता हो सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा याद रखना होगा कि वो शाकाहारी होते हैं। और फिर द्वितीयक उपभोक्ता हो सकते हैं, तृतीयक उपभोक्ता हो सकते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता शाकाहारी भी हो सकते हैं, मतलब मांसाहारी होते हैं अधिकतर। और तृतीयक जो उपभोक्ता हैं वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो सकते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता भी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही हो सकते हैं। तो उपभोक्ता मतलब जो पशुएं हैं जो अपनी खाना खुद से नहीं तैयार कर पाते हैं, उनको हम लोग उपभोक्ता बोलते हैं। उपभोक्ता आपका प्राथमिक हो सकते हैं, द्वितीयक हो सकते हैं, तृतीयक हो सकते हैं। प्राथमिक मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो हमेशा शाकाहारी होते हैं, और जो द्वितीयक हैं वो मांसाहारी होते हैं, या फिर मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हो सकते हैं। और जो तृतीयक हैं वो भी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो सकते हैं। और लास्टली होगा आपका अपघटक। अपघटक मतलब जिनको हम लोग मृतपोषी कहते हैं। अपघटक मतलब जिसको हम लोग मृतपोषी कहते हैं, जो कोई भी मतलब मृतक प्राणी के शरीर से, मृतक वनस्पति के शरीर से अपना पोषण कर सकती हैं, उसको हम लोग अपघटक बोलते हैं। और ये ज़्यादातर ये अणुजीव होते हैं, और इसका काम ही है जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक वस्तुएं हैं हमारे पर्यावरण में, उसको फिर से पर्यावरण में लौटा देना। तो जैसे सोचिए कि कोई किसी प्राणी या फिर पशु की मौत हो जाती है, तो उसके शरीर में जो पोषक वस्तुएं हैं वो रह जाते हैं। तो ये जो अपघटक हैं, जो डिकम्पोजर्स हैं, वो जो अणुजीव, बैक्टीरिया, फंगाई एट्सेट्रा, उसका काम ही है इस मृत देह मतलब मृत शरीर को फिर डिकम्पोज करना, वियोजन करना, और वियोजन करके उस मृत शरीर में जो पोषक वस्तुएं थे उसको वापस पर्यावरण में लौटा देना। ये हो गया आपका इकोसिस्टम का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। स्ट्रक्चरल मतलब जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संरचनात्मक विशेषताएं। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे आपका फंक्शनल कंपोनेंट्स। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे फंक्शनल कंपोनेंट्स। हम लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। फंक्शनल कंपोनेंट्स, फंक्शनल कंपोनेंट्स, फंक्शनल कंपोनेंट्स। फंक्शनल कंपोनेंट्स मतलब क्रियात्मक विशेषताएं। फंक्शनल कंपोनेंट्स मतलब क्रियात्मक विशेषताएं। अच्छा, तो क्रियात्मक विशेषताएं, इसमें इकोसिस्टम कैसे काम करती है इसी को लेके जानना होगा। तो इकोसिस्टम में सिर्फ इकोसिस्टम का काम करने का जो तरीका है उसमें भी कुछ विशेषताएं हम लोग देखेंगे, तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। जैसे पहला हो गया इकोसिस्टम का ऊर्जा चक्र। मतलब एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम। तो कोई भी पारिस्थितिक तंत्र को अपने आप चलने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है। और हम लोग देखेंगे ये जो हम लोग खाना खाते हैं, जंगल में जो पशुएं एक दूसरे को मार के खाते हैं, तो इसका कारण ही है सभी को ऊर्जा की ज़रूरत है, सभी को ऊर्जा की ज़रूरत है। तो ये जो
खाना और खाने का जो प्रक्रिया है, मारना, खाना, एक दूसरे को भक्षण करना, इस प्रक्रिया के दौरान ये जो पारिस्थितिक तंत्र है, ये पारिस्थितिक तंत्र के बीच से ऊर्जा की एक चक्र कंटिन्यूअसली चलता रहता है और इसी ऊर्जा के कारण, इसी ऊर्जा की प्रयोजन के कारण हम लोगों को खाना खाने की ज़रूरत पड़ता है। तो कोई भी पारिस्थितिक तंत्र में पशुएं जो जीव रहते हैं, वो जो एक दूसरे को खाते हैं, उसका कारण यही है, उनकी ऊर्जा की ज़रूरत को वो उनसे सेटिस्फाई करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र में फूड चेन्स रहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आहार श्रृंखलाएँ। फूड चेन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आहार श्रृंखलाएँ, उसके बारे में हम आपको थोड़ी देर में समझा देंगे। हाँ, तो पहला जो विशेषताएँ था वो था ऊर्जा चक्र, दूसरा है आहार श्रृंखलाएँ, तीसरी जो क्रियात्मक विशेषताएँ इकोसिस्टम्स की हैं वो है विविधता। वो है विविधता मतलब डाइवर्सिटी। हाँ, और वो इकोसिस्टम में हम लोग देखेंगे कि तरह तरह की जीव एक साथ में रहते हैं, एक दूसरे का साथ वो इंटरैक्शंस करते हैं। और फिर इकोसिस्टम्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है पोषक चक्र, जिसको हम लोग बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल्स। पोषक चक्र जिसको हम लोग बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल्स, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं जैव भू रासायनिक चक्र, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। और फिर आ जाएगा आपका इकोसिस्टम का अनुक्रमण। अनुक्रमण मतलब इकोसिस्टम कैसे तैयार होती है। अनुक्रमण मतलब इकोसिस्टम कैसे तैयार होती है। तो इकोसिस्टम के जो क्रियात्मक विशेषताएं हैं, हम उसको एक बार फिर से दोहराते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। पहली है तो ऊर्जा चक्र, दूसरा है इकोसिस्टम का जो आहार श्रृंखलाएं हैं, इन आहार श्रृंखलाओं के अस्तित्व के रहने के कारण ही इकोसिस्टम में ऊर्जा की चक्र वो ठीक ठाक चलता रहता है। फिर रहेगा इकोसिस्टम की विविधता, तरह तरह की प्राणियाँ, तरह तरह की वनस्पति इकोसिस्टम्स में रहते हैं और उनके बीच इंटरैक्शंस होती है, जिसके कारण वो उनके जीवन संभव है। फिर इकोसिस्टम्स में तरह तरह की पोषक चक्र रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन चक्र, आपका ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र, सल्फर चक्र, फास्फोरस चक्र एट्सेट्रा। और लास्टली है अनुक्रमण। अनुक्रमण मतलब इकोसिस्टम्स कैसे तैयार होती हैं। तो इसी के साथ हम लोग पढ़ चुके हैं पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं। अच्छा, इसके बाद आप लोग कुछ क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। आप लोग कुछ क्वेश्चंस नोट कीजिए, फिर हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले लिखिए डिफाइन इकोलॉजी। ये क्वेश्चंस आप लोग हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। हाँ, डिफाइन इकोलॉजी। फिर उसके बाद लिखिए हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी। हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी। हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी। इसके बाद लिखिए डिफाइन इकोसिस्टम्स। डिफाइन इकोसिस्टम्स। नेक्स्ट राइट डाउन who coined the term ecosystem. Who coined the term ecosystem. ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट राइट डाउन state the structural and functional components of an ecosystem. State the structural and functional components of an ecosystem. State the structural and functional components of an ecosystem. अच्छा, हो गया बस। इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक में जाएंगे, जिसको हम लोग बहुत सिंपलिस्टिकली स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। हाँ, जिसको हम लोग बोलेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स।
टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अच्छा, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम मतलब कितनी तरह की पारिस्थितिक तंत्र हमारे पास उपलब्ध है। अब देखिए, अगर हम विज्ञान के नज़रिया से देखेंगे तो बहुत तरह की इकोसिस्टम्स या फिर पारिस्थितिक तंत्र की उपस्थिति संभव है, लेकिन हम लोग उतनी जटिल तरीके से इसको नहीं देखेंगे, हम लोग बहुत आसान तरीके से इसको समझेंगे। अब देखिए, ये जो पारिस्थितिक तंत्र हैं ये नेचुरल हो सकते हैं, मतलब जो प्रकृति में खुद ब खुद उपस्थित है, या फिर ये मनुष्य द्वारा निर्मित भी हो सकता है, जिसको हम लोग मैन मेड कहते हैं। तो इकोसिस्टम्स या फिर पारिस्थितिक तंत्र ये दो तरह की होते हैं, एक है प्राकृतिक और दूसरी है आपका मनुष्य द्वारा निर्मित। जो प्राकृतिक इकोसिस्टम्स वो स्थलज हो सकते हैं, स्थल भाग्य हो सकते हैं, जैसे वन भूमि वो एक इकोसिस्टम है, तृणभूमि जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्रासलैंड्स कहते हैं वो भी एक इकोसिस्टम है, और फिर पहाड़ माउंटेन्स भी एक इकोसिस्टम हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्थल भाग के इकोसिस्टम्स। और फिर हो जाएगा आपका जल भाग के इकोसिस्टम्स। जल भाग के इकोसिस्टम्स जैसे आपका समुंदर भी एक इकोसिस्टम है, एक छोटे तालाब वो भी एक इकोसिस्टम है। तो ये हो गया आपका प्राकृतिक इकोसिस्टम्स। प्राकृतिक मतलब जिसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो जैसे सोचिए कि जंगल में शेर को कोई जाके ब्रेकफास्ट नहीं खिलाता है, वो अपना खाना खुद जुगाड़ कर लेता है। तो ऐसे जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हैं उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो हम लोग जो इकोसिस्टम्स निर्माण करते हैं अपने काम के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, वो हो गया आपका मनुष्य द्वारा निर्मित इकोसिस्टम्स, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैन मेड इकोसिस्टम। तो मैन मेड इकोसिस्टम का एक बहुत बढ़िया उदाहरण ये होगा कि हमारा घर में जो एक्वेरियम रहते हैं, जहाँ हम लोग मछली पालते हैं, आप लोग देखे होंगे घर में एक्वेरियम्स, एक कांच का बक्सा में हर कोई एक्वेरियम्स रखते हैं। तो वो एक मैन मेड इकोसिस्टम है, जहाँ हम लोग मछली को खिलाते हैं, हम लोग टाइम टू टाइम उसका ऑक्सीजन पंप ऑन करते हैं। मतलब उसमें हम लोग इंटरफेयर हम लोग को करना पड़ेगा, तभी वो मछली ज़िंदा रहेगा। अगर हम लोग मछली को खाना नहीं देंगे तो वो मर जाएगा। तो इसका अलावा मैन मेड इकोसिस्टम का और एक एग्जांपल हो सकती है कि जैसे सोचिए जो हमारे जो खेती करने का जो जगह है, एग्रीकल्चरल लैंड्स, जहाँ हम लोग अपने मर्जी का पेड़ पौधे उगाते हैं, अपने मर्जी से हम लोग वहाँ फर्टिलाइज़र्स पेस्टिसाइड्स लगा देते हैं ताकि हमको फलन अच्छे से मिले। तो ये हो गया आपका मैन मेड इकोसिस्टम्स। ये है दो तरह की इकोसिस्टम्स। तो ये भी एक सवाल हो सकता है, आप लोग लिख लीजिए, व्हाट आर द different types of ecosystems? What are the different types of ecosystems and define them? What are the different types of ecosystems and define them? अच्छा, इसके बाद हम लोग इकोसिस्टम्स के जो घटकों के बारे में हम लोग अभी स्टडी किए थे उसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो पहले हम लोग इकोसिस्टम्स के जो जैविक घटक हैं उनको लेके थोड़ा डिस्कशंस करना पड़ेगा। तो जैविक घटकों में पहला है आपका उत्पादक, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं सपोषी। उत्पादक या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं सपोषी, मतलब ग्रीन प्लांट्स, वो हो गए आपका वनस्पति। ये प्रकृति में आपका फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना, मतलब अपना कार्बोहाइड्रेट खुद तैयार कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं उत्पादक श्रेणी या फिर सपोषी। और ये कैसे अपने खाने तैयार करते हैं, जैसे सूरज से जो उनको ऊष्मा मिलती है, जो प्रकाश मिलती है, उसको काम में लगाते हैं। फिर हमारे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को काम में लगाते हैं, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो अपने खाना खुद ब खुद बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद और एक सपोषी अणुजीव भी हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। हम लिख देते हैं नाम, आप लोग नोट कीजिए, कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। कीमोसिंथेसिस
कीमोसिंथेसिस, जैसे फोटोसिंथेसिस मतलब सूरज की प्रकाश को काम में लगा के कार्बोहाइड्रेट्स या फिर अपना खाना तैयार करना, और कीमोसिंथेसिस मतलब जो अणुजीव कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ केमिकल्स को इस्तेमाल करके वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कीमोसिंथेटिक जीवाणु या फिर कीमोसिंथेटिक अणुजीव। तो क्योंकि ये जो उत्पादक श्रेणी है, ये जो स्वपोषी श्रेणी है, ये अपना खाना खुद ब खुद बना सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स। इसको हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स मतलब स्वपोषी। इसका बाद आ गया आपका उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब जो कंज्यूमर्स हैं, जो परपोषी हैं। उपभोक्ता मतलब जो कंज्यूमर्स हैं, जो परपोषी हैं, जो अपने खाना खुद निर्माण नहीं कर सकते हैं और जो दूसरे जीवों का ऊपर निर्भरशील हैं अपने भोजन के लिए। तो ये जो दूसरे जीवों के ऊपर निर्भरशील हैं, ये जो उपभोक्ता श्रेणी है, इनमें पशुएं पड़ेंगे, कुछ फंगस पड़ सकते हैं, और ये तरह तरह की हो सकते हैं। ये आपका शाकाहारी हो सकते हैं, हाँ, ये मांसाहारी हो सकते हैं। हाँ, शाकाहारी मतलब हर्बीवोर, मांसाहारी मतलब कार्निवोर, या फिर ये सर्वभक्षी हो सकते हैं, जैसे आपका ओमनिवोर, सर्वभक्षी। तो ये जो उपभोक्ता श्रेणी है, इसको भी हम लोग 3 भागों में बांट दिए हैं। हर्बीवोर मतलब शाकाहारी, कार्निवोर मतलब मांसाहारी, और तीसरी होगी आपका सर्वभक्षी मतलब ओमनिवोर। सर्वभक्षी मतलब ओमनिवोर। अच्छा, इसके बाद इकोसिस्टम या फिर पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है अपघटक, जिसको हम लोग मृतपोषी भी कह सकते हैं या फिर विघटक भी कह सकते हैं। हाँ, तो ये हो गया आपका तीसरी तरह की जैविक घटक जो पारिस्थितिक तंत्र को ठीक ठाक चलाने में सहायता करते हैं, वो है आपका अपघटक या फिर मृतपोषी या फिर विघटक। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये सब जीवाणुएं हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ फंगस हो सकते हैं, जिनका काम क्या है, जिनका काम यही होगी कि जो मतलब वास्तुतंत्र में या फिर पारिस्थितिक तंत्र में जिनकी मौत हो जाती है, उनकी डेड बॉडीज़ में, उनकी मृत शरीर में जो पौष्टिक पदार्थ रहते हैं, तो वे इन मृत शरीरों को वियोजन या फिर डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करने के दौरान ये उनमें जो ट्रैप्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पौष्टिक पदार्थ उनके शरीरों में अटका हुआ है, उनको वापस पर्यावरण में लौटा देते हैं। तो इसी तरह पर्यावरण में जो पौष्टिक चक्र है, ये पौष्टिक चक्र ठीक ठाक रहती हैं। तो ये हो गया डिकम्पोजर्स या फिर अपघटक का काम। अच्छा, तो आप लोग फिर एक क्वेश्चन लिखिए, आप लोग एक क्वेश्चन फिर से लिखिए, राइट डाउन। डिफाइन द फॉलोइंग define the following. Write down number 1, producers. Number 2, consumers. Number 3, decomposers. Producers, consumers. Number 3, decomposers. इसके बाद लिखिए, discuss the importance of decomposers. Discuss the importance of decomposers. Decomposers मतलब अपघटक या फिर मृतपोषी या फिर विघटक। Discuss the importance of decomposers in an ecosystem. Discuss the importance of decomposers in an ecosystem. ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो विषय को लेकर डिस्कशन शुरू करेंगे वो है आहार श्रृंखला या फिर फूड चेन। नोट कर लीजिए आप लोग, फूड चेन। आहार श्रृंखला या फिर फूड चेन। अच्छा, तो पहले ये समझना है कि आहार श्रृंखला है क्या। तो कोई भी पारिस्थितिक तंत्र में हम लोग देखेंगे कि एक जीव दूसरी जीव
को भक्षण करने का एक जो एग्जिस्टेंस के लिए वो बहुत ज़रूरी है। मतलब एक जीव दूसरे जीव का भक्षण करे। तो कोई भी पारिस्थितिक तंत्र में इसी का हिसाब से हम लोग देखेंगे कि वहाँ प्रोड्यूसर्स रहेंगे, मतलब जो उत्पादक श्रेणी है या फिर जिसको हम लोग स्वपोषी कहते हैं वो रहेंगे, और उनके साथ ही रहेंगे आपका उपभोक्ता, मतलब जिसको हम लोग कंज्यूमर्स कहते हैं। उपभोक्ता मतलब जिसको हम लोग कंज्यूमर्स कहते हैं। तो ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर या फिर एक कंज्यूमर दूसरा कंज्यूमर का साथ एक खाने का संपर्क है। जैसे सोचिए, हम लोग ऐसे सोचेंगे कि पहले सोचिए कि घास है। घास मतलब वनस्पति, वो उत्पादक श्रेणी का है, वो स्वपोषी है, अपना खाना खुद से निर्माण कर सकते हैं। घास को खाते हैं कुछ से इंसेक्ट्स, जैसे ग्रास हॉपर या फिर जिसको हम लोग टिड्डी कह सकते हैं। और इन ग्रास हॉपर्स को या फिर टिड्डियों को कंज्यूम करते हैं ऐसे फ्रॉग्स, जिसको हम लोग मेंढक कहते हैं। अब इस फ्रॉग को कंज्यूम करता है स्नेक, जिसको हम लोग सांप कहते हैं। और सांप को कंज्यूम करता है कोई बड़ी पक्षी, जैसे चील हो, बाज हो, एट्सेट्रा। मतलब इन सारी जीवों को अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में सजाएं, एक लीनियर तरीके से सजाएं, तो कैसा होगा? घास, टिड्डी, मेंढक, सांप और फिर चील। तो ये जो एक लीनियर अरेंजमेंट हम लोगों को नज़र में आया, जिसमें हम लोग देखें कि एक जीव दूसरे जीव का संग जो संपर्क है वो भोजन का संपर्क है, उसी को हम लोग बोलेंगे कि आपका आहार श्रृंखला। तो अ फूड चेन इज़ अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन। तो आहार श्रृंखला एक ऐसी अरेंजमेंट है जहाँ हम लोग जो पारिस्थितिक तंत्र में जो जीवों हैं उन जीवों को सजाएंगे। किसका ऊपर निर्भर करके सजाएंगे? कि कौन किसको खाता है या फिर कौन किसका ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भरशील है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आहार श्रृंखला। और आहार श्रृंखला की जो प्रत्येक कड़ी है, यानी प्रत्येक चरण को हम लोग पौषी स्तर कह सकते हैं, मतलब ट्रॉफिक लेवल। तो आहार श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी या फिर प्रत्येक चरण को हम लोग पौषी स्तर या फिर ट्रॉफिक लेवल कह सकते हैं। अब एक आहार श्रृंखला को हम लोग को और डिटेल्स में समझना होगा। जैसे उस एग्जाम्पल में वापस जाइए, घास को खाते हैं टिड्डी, टिड्डी को खाते हैं मेंढक, मेंढक को खाते हैं सांप, सांप को खाते हैं आपका चील। तो घास हो गया आपका पहला पोषी स्तर, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, वो है आपका उत्पादक। टिड्डी हो गया आपका सेकंड ट्रॉफिक लेवल, टिड्डी को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, और मतलब प्राथमिक जो उपभोक्ता, प्राइमरी मतलब प्राथमिक उपभोक्ता। फिर आपका थर्ड लेवल में रहेगा आपका मेंढक, मतलब जो हो सकता है आपका द्वितीयक उपभोक्ता। उसका बाद मेंढक को खाते हैं सांप, सांप हो गया आपका फोर्थ लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल इसका, या फिर तृतीयक उपभोक्ता। तो ऐसे हर चरण, आहार श्रृंखला की हर चरण एक एक पौषी स्तर है, या फिर जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट लेवल बोलते हैं। अब आहार श्रृंखला भी तरह तरह की हो सकते हैं। अगर आप लोग विज्ञान का किताबों को देखेंगे तो वहाँ भी कुछ जटिल उनका विभाग रहेंगे। तो हम लोग उतनी जटिलता में नहीं जाएंगे। हम लोग दो तरह की आहार श्रृंखलाओं के बारे में जानकार रहेंगे। एक हो गया आपका चढ़ाई आहार श्रृंखला, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, चढ़ाई आहार श्रृंखला। और दूसरी हो गया आपका अपरद आहार श्रृंखला, या फिर जिसको हम लोग इंग्लिश में डेट्रिटस फूड चेन बोलते हैं। हम लिख देते हैं, आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए। grazing food chain and detritus food chain, grazing food chain and detritus food chain। अच्छा, तो आहार श्रृंखला कितनी तरह की होगी? आहार श्रृंखला होगी आपकी दो तरह की। एक होगी आपका ग्रेजिंग फूड चेन, जिसको हम लोग हिंदी में चढ़ाई आहार श्रृंखला बोलते हैं, और दूसरी होगी आपका डेट्रिटस फूड चेन, जिसको हम लोग अपरद आहार श्रृंखला बोलते हैं। तो पहले हम लोग ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में थोड़ा जानेंगे। अच्छा, तो ग्रेजिंग जो फूड चेन है या फिर चढ़ाई आहार श्रृंखला है
इन श्रृंखलाएं हमेशा कोई उत्पादक जीव के साथ ही शुरू होगी, जैसे घास, घास से टिड्डी, टिड्डी से मेंढक, मेंढक से सांप, सांप से चील। तो इनकी जो पहली पोषी स्तर होगा, कोई भी ग्रेजिंग फूड चेन या फिर चराई आहार श्रृंखला का पहली जो पोषी स्तर होगा वो हमेशा एक उत्पादक ही होगी। उत्पादक छोड़ के आपका चराई आहार श्रृंखला की अस्तित्व संभव नहीं है। तो ये होगी आपका ग्रेजिंग फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन का सीक्वेंस कैसे रहेंगे, उसमें पहले रहेंगे आपका उत्पादक, उसके बाद आपका रहेगा जो उपभोक्ता है। वो प्राथमिक हो सकते हैं, द्वितीयक हो सकते हैं, तृतीयक हो सकते हैं, लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि चराई आहार श्रृंखला में का जो पहला कंपोनेंट, पहला उपादान रहेगा वो होगा कोई उत्पादक श्रेणी की मतलब वनस्पति। इसके बाद होगा आपका जो अपरद या फिर डेट्रिटस फूड चेन है। तो पहले ये समझना होगा कि इन फूड चेन है क्या। तो इस प्रकार की आहार श्रृंखला जंतु और पादप कायों की मृत कार्बनिक के अपक्षय और उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ, जिसे हम लोग डेट्रिटस कहेंगे। तो डेट्रिटस का मतलब सिंपली जैसे सोचिए कि कोई ऑर्गेनिज्म जिसका वास्तुतंत्र में जिनकी मौत हो गई है, तो उसका जो डेड बॉडी है, उनका जो मृत शरीर है, या फिर कोई पेड़ जिनसे सोचिए कि कोई फल, पत्ता एट्सेट्रा गिर चुका है और जो जंगल में गिरा हुआ है, तो वही होगी आपका डेट्रिटस। डेट्रिटस मतलब अपरद। तो इस तरह की आहार श्रृंखला कोई अपरद वस्तु से शुरू होगी। तो ये होगी आपका पहला डिफरेंस ग्रेजिंग और डेट्रिटस फूड चेन में। ग्रेजिंग फूड चेन, चराई आहार श्रृंखला शुरू होती थी कोई उत्पादक से, लेकिन अपरद आहार श्रृंखला वो शुरू होगी आपका कोई डेट्रिटस या फिर अपरद से। अब इन डेट्रिटस को कंज्यूम करेंगे कुछ प्राथमिक अपरद, और प्राथमिक अपरद को कंज्यूम करेंगे कोई द्वितीयक अपरद। जैसे हम एक सिंपल सी एग्जांपल आपको देते हैं कि सोचिए कि जंगल में एक पेड़ का नीचे बहुत सारे पत्ते पड़े हुए हैं, पत्ते, फल। तो ये पत्ते, फल, इनका वियोजन शुरू हो चुका है। तो क्योंकि इनका वियोजन शुरू हो चुका है, इसको हम लोग अपरद या फिर डेट्रिटस कह सकते हैं। तो इन पत्तों को, इन फलों को सोचिएगा कोई इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े इनको खाते होंगे, तो उसी को हम लोग बोलेंगे प्राथमिक अपरद। प्राथमिक अपरद सीधी तरीके से अपरद को भक्षण करती हैं, और ये जो कीड़े मकोड़े जो अपरद को भक्षण कर रहे हैं, उनको कोई पक्षी आके खा रहे होंगे, तो उन पक्षियाँ हो गए फिर आपका द्वितीयक अपरद। तो ये हो गया आपका अपरद या फिर डेट्रिटस फूड चेन, अपरद आहार श्रृंखला या फिर डेट्रिटस फूड चेन। तो आप लोग फिर से एक सवाल लिख लीजिए, राइट डाउन। differentiate between grazing food chain and detritus food chain. Differentiate between a grazing food chain and a detritus food chain. Grazing food chain and detritus food chain, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग जो विषय को समझेंगे वो है आहार जाल। नेक्स्ट हम लोग जो विषय को समझेंगे वो है आहार जाल, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं फूड वेब, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं फूड वेब। अच्छा, तो एक बात समझना होगा कि कोई भी प्राकृतिक वास्तुतंत्र में अगर आप जाएंगे, जंगल में गए हों, या फिर कोई नदी की वास्तुतंत्र को आप देख रहे होंगे, या फिर कोई ग्रासलैंड, तृणभूमि कई वास्तुतंत्र को देखेंगे, या फिर रेगिस्तान के वास्तुतंत्र को देखेंगे, तो वहाँ आपको एक यूनिक आहार श्रृंखला ऐसे नज़र में नहीं आएगा। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ 1 या 2 या 3 अलग अलग आहार श्रृंखलाएँ चल रही हैं। ऐसे आहार श्रृंखलाएँ प्रकृति में उनकी उपस्थिति संभव नहीं है। प्रकृति में जो चीज़ हमको नज़र आती है वो है कि अलग अलग आहार श्रृंखलाएँ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। और प्रकृति में आहार श्रृंखलाएँ विभिन्न बिंदुओं पर परस्पर जुड़ी रहती है और एक
आहार जाल का रूप ले लेती है। हाँ, अच्छा, तो हम क्या बोलें कि प्रकृति में जो आहार श्रृंखलाएं हैं वो विभिन्न बिंदुओं पर परस्पर जुड़ी रहती हैं और एक आहार जाल या फिर जिसको हम लोग इंग्लिश में फूड वेब कहते हैं, वो फूड वेब का रूप ले लेती है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे फूड वेब। तो याद रखिएगा कि प्रकृति में कोई एक या दो या तीन अलग अलग आहार श्रृंखलाएं चलती हैं, ऐसे पारिस्थितिक तंत्र हमको नज़र में नहीं आएगा। हमको जो नज़र में आएगा वो है आहार जाल। हमको जो नज़र में आएगा वो है आहार जाल, मतलब जिसको हम लोग फूड वेब कहते हैं। तो आहार जाल है क्या? प्रकृति में जो आहार श्रृंखलाएं हैं वो विभिन्न बिंदुओं पर परस्पर जुड़ी रहती हैं और एक आहार जाल का रूप ले लेती है। उसी को हम लोग बोलते हैं फूड वेब या फिर आहार जाल। अच्छा, तो इस टॉपिक के हो जाने का बाद आप लोग फिर एक क्वेश्चन लिखिए कि व्हाट इज़ अ फूड वेब। व्हाट इज़ अ फूड वेब? व्हाट इज़ अ फूड वेब? अच्छा, इसके बाद हम लोग जिस विषय को लेके डिस्कशन शुरू करेंगे वो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अच्छा, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, अगर किसी को इकोलॉजिकल पिरामिड्स का हिंदी परिभाषा मालूम है तो थोड़ा लिख दो। हाँ, मुझे इसका हिंदी टर्म मालूम नहीं है, इकोलॉजिकल पिरामिड। अगर किसी को मालूम है तो आप लोग थोड़ा टाइप कर दीजिए, सबको सुविधा हो जाएगी फिर। इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अच्छा, ठीक है, किसी को मालूम होगा तो आप थोड़ा लिख दीजिएगा। हाँ, अच्छा, तो पहले हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में थोड़ा जानेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड्स को तरह तरह की नामों से पुकारा जाता है। तो इनका इसका और एक नाम है, अच्छा, पारिस्थितिक पिरामिड। थैंक यू। पारिस्थितिक पिरामिड आप लोग नोट कर लीजिए। जो लोग हिंदी में लिखे हैं, इंग्लिश में लिखे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स, वो हिंदी में उनका परिभाषा लिख लीजिए, पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड। अच्छा, तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स या फिर पारिस्थितिक पिरामिड्स, इनका एक और नाम है एल्टोनियन पिरामिड्स। ये भी नोट कर लीजिए। हाँ, क्योंकि एग्जाम में आपको सोचिए एक अलग टर्म दे के पूछ लिया कि व्हाट आर एल्टोनियन पिरामिड्स, तब आप लोग घबरा जाएंगे। तो एल्टोनियन पिरामिड्स और पारिस्थितिक पिरामिड एक ही बात है। एल्टोनियन पिरामिड्स और पारिस्थितिक पिरामिड्स एक ही बात है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स एक्चुअली हैं क्या? दीज आर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द ट्रॉफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। मतलब ये एक चित्र की द्वारा रिप्रेजेंटेशन है। किसकी रिप्रेजेंटेशन? एक इकोसिस्टम में जो तरह तरह की पौशी स्तर है, इन तरह तरह की पौशी स्तर को जब हम एक चित्र के रूप में उसको दिखाते हैं और वो एक पिरामिड का आकार लेती हैं, तभी हम उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड या फिर पारिस्थितिक पिरामिड। तो आप लोग मतलब को शब्द का मतलब को ध्यान से समझिए। इकोलॉजिकल या फिर पारिस्थितिक पिरामिड है क्या? ये जो पारिस्थितिक तंत्र में तरह तरह की जो पौशी स्तर है, इन पौशी स्तरों को जब हम लोग एक चित्र के रूप में इनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एक चित्र के सहायता लेके हम इसको दिखाते हैं और ये एक पिरामिड की आकार लेते हैं। पिरामिड्स आप लोग देखे होंगे, इजिप्ट में उपस्थित हैं, और तभी इनको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स या फिर पारिस्थितिक पिरामिड्स। अब ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं ये तीन तरह की हो सकते हैं। एक है आपका संख्या का पिरामिड, पिरामिड्स ऑफ नंबर, संख्या का पिरामिड। दूसरा है आपका पिरामिड्स ऑफ बायोमास, बायोमास जिसको हम लोग जीव भर कह सकते हैं, बायोमास जिसको हम लोग जीव भर कह सकते हैं। और तीसरी है आपका ऊर्जा की पिरामिड, तीसरी है आपका ऊर्जा की पिरामिड। अच्छा, बायोमास को हम लोग जैव मात्रा भी कह सकते हैं। तो तीन तरह की पारिस्थितिक पिरामिड्स के बारे में हम लोग जानकार बनेंगे। पहला है आपका संख्या का पिरामिड, दूसरा है आपका जैव मात्रा की पिरामिड, और तीसरा है ऊर्जा की पिरामिड। सो इंग्लिश में जिसको हम लोग बोलते हैं पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास एंड पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास एंड पिरामिड्स ऑफ
एनर्जी। ठीक है, तो इसको लेके हम लोग डिस्कशन अगले दिन करेंगे क्योंकि होने में थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा, अब आप लोग पूछिए, आप लोगों को कोई डाउट्स है तो आप लोग पूछ लीजिए, कोई डाउट्स है तो आप लोग पूछ लीजिए, बोलिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ आस्क, टाइप इट इन द चैट बॉक्स। If you have any doubts, please type it in the chat box. अच्छा, हाँ, तो किसी को कोई डाउट्स नहीं है? किसी को कोई डाउट्स नहीं है? अच्छा, हम एग्ज़ाम के बारे में एक बार फिर से दोहरा देते हैं। अननेसेसरीली पैनिक मत कीजिए, किसी का बात मत सुनिए, कोई 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 कुछ भी बोल सकता है। अच्छा, एल्टोनियन पिरामिड्स हम एक बार समझा देते हैं, एग्ज़ाम के बारे में एक बार बोल देते हैं कि एग्ज़ाम को लेके आप लोग अननेसेसरीली पैनिक मत कीजिए, कोई कुछ भी बोल सकते हैं। जब तक हम नहीं बोलेंगे, जब तक हम कोई नोटिस इशू नहीं करेंगे, तब तक मत घबराइए। अपने दोस्तों को भी बोल दीजिए, अपनी दोस्तों को भी बोल दीजिए कि एग्ज़ाम को लेके अननेसेसरीली टेंशन का कोई बात नहीं है। दूसरों का कहने से एग्ज़ाम नहीं होता है, जब हम लोग डिसाइड करेंगे कि एग्ज़ाम होगा तभी होगा, और इसके बारे में आप लोगों को एक फॉर्मल नोटिस भी मिलेगा, तो उससे घबराने का कुछ नहीं है। हमको कल से मतलब 100 स्टूडेंट्स फ़ोन किया और व्हाट्सअप किया कि सर आज एग्ज़ाम है, लेकिन ऐसा कोई नोटिस नहीं है। आज EVNVS का कोई एग्ज़ामिनेशन नहीं है। ठीक है, जिसको ये बात आप लोग नहीं, ENVS का कोई डेट नहीं दिया गया है, ENVS का कोई डेट नहीं दिया गया है, और ये सब गलत खबर मत फैलाइए, ये हम सभी को बोल रहे हैं। जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक ENVS का एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा, और हम मुंह से नहीं बोलेंगे, हम नोटिस इशू कर देंगे। ठीक है, तो अननेसेसरीली डू नॉट स्प्रेड फेक न्यूज़, डू नॉट क्रिएट एनी पैनिकिंग सिचुएशन अमंग द स्टूडेंट्स, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, कोई कुछ भी लिख सकता है व्हाट्सएप में, कोई कुछ भी बोल सकता है ग्रुप में। जब तक आपका टीचर, आपका कॉलेज कोई नोटिस नहीं इशू करेगा, तब तक ENVS का कोई एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा। ये अपनी दोस्तों को बोल दीजिए, ये आप लोग ये सब बंद कीजिए। क्यों ऐसे फालतू फेक खबर फैला के सबको पैनिक करा रहे हैं? सभी को बोल दीजिए कि सर ऐसे बोले हैं कि कोई भी फेक न्यूज़ हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। जो कॉलेज बोलेगा, जो हम बोलेंगे, वो उसी डेट में एग्ज़ाम होगा, और आप सबको वक्त भी मिलेगा। हम एग्ज़ामिनेशन का 1-2 दिन पहले आपको कुछ सजेशंस भी आपका ग्रुप्स में भेज देंगे। एकदम आराम से रहिए, जब तक हम नहीं बोलेंगे कोई एग्ज़ामिनेशन नहीं है। ठीक है, अच्छा, कोई पूछ रहा था कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स मतलब एल्टोनियन पिरामिड्स के बारे में हम एक बार फिर से समझा देते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स या फिर एल्टोनियन पिरामिड्स का मतलब क्या है? ये एक चित्र के द्वारा वास्तुतंत्र या फिर पारिस्थितिक तंत्र में जो तरह तरह की पौशी स्तर हैं, उनको हम एक चित्र की तरह उसका चित्र की सहायता लेके हम उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और जब भी इन पौशी स्तरों को हम एक चित्र के द्वारा उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो एक पिरामिड का आकार लेते हैं, तभी हम उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड या फिर पारिस्थितिक पिरामिड या फिर एल्टोनियन पिरामिड। ठीक है, और कोई डाउट है? और कोई डाउट है? अच्छा, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट क्या है कि आप लोग, आपका जितना भी फ्रेंड सर्कल है, उन फ्रेंड सर्कल में मेरा बात फैला दीजिए, और ज़रूर से बोल दीजिए कि एग्ज़ामिनेशन जब तक कॉलेज से कोई नोटिस नहीं आता है तब तक ENVS का एग्ज़ामिनेशन नहीं, क्योंकि ENVS का एग्ज़ामिनेशन बहुत बड़ा एग्ज़ामिनेशन है। लगभग सोचिए 2200-2300 स्टूडेंट्स एग्ज़ामिनेशन देंगे, उसको ऑर्गेनाइज़ करने में टाइम लगता है। हम अकेले टीचर हैं, तो उसको लेके घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। और एग्ज़ामिनेशन में हम पहले बहुत दफ़ा बोल चुके हैं कैसे क्वेश्चंस रहेंगे। आप लोग ही बोलिए कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, हम बोल दिए हैं। शॉर्ट रहेगा ना लॉन्ग रहेगा ना MCQ रहेगा, बोल दीजिए। कोई एक जन हमको अभी सवाल किया कि MCQ, वेरी गुड वेरी गुड। तो जो हमको पूछा कि शॉर्ट रहेगा ना लॉन्ग रहेगा, देखिए आप अपना दोस्तों से कंसल्ट कीजिए, ये लोग क्लास करते हैं इसीलिए इनको मालूम है कि MCQ क्वेश्चंस रहेगा, गूगल फॉर्म के द्वारा क्वेश्चंस भेजा जाएगा। और क्योंकि ENVS का एग्ज़ामिनेशन कॉलेज में सबसे बड़ा एग्ज़ामिनेशन है, उसको ऑर्गेनाइज करने में समय लगता है 10 मार्क्स का, वेरी गुड। ये सब इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों को भेज दीजिए, और सभी को बोलिए चिंता का कोई कारण नहीं है, हम हैं। बड़ा एग्ज़ामिनेशन है,
इसको ऑर्गेनाइज करने में हमको थोड़ा वक्त लगेगा। और मेरा तो सोचिए दूसरा काम भी है कॉलेज का, तरह तरह की विषय में मेरा एंगेजमेंट्स हैं, तो ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोग टेंशन मत कीजिए, टेंशन का कोई बात नहीं है। और एग्ज़ाम का पहले निश्चिंत रहिए, हम आपको कुछ सजेशंस भेज देंगे। जो क्लास जो 2 चैप्टर्स हैं वो 2 चैप्टर्स आप लोग ज़रूर पढ़ाई कीजिए, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, और हम आपको कुछ एक्स्ट्रा सजेशंस भी देंगे एग्ज़ाम्स का पहले। डोंट वरी, एकदम आराम से रहिए। ओके ओके देन, गुड बाय। हाँ, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, ठीक है। फिर हम लोग अगले हफ्ते फिर हम लोग आप सबसे भेंट होगा, और इसका बीच एग्ज़ाम के बारे में कुछ नोटिस आपको ज़रूर मिलेगा। तब तक कोई फेक न्यूज़ में विश्वास मत कीजिए, ठीक है। ओके देन, गुड बाय एवरीवन।